हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं पूरे बुक का महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका समाज शास्त्र के पूरे बुक का महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपका 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज का ये जो वीडियो है महातांडव क्लास है, यानी महातांडव क्लास आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। पूरे बुक का निचोड़ सिर्फ एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसी होगा कि सोशियोलॉजी का महातांडव क्लास आ रहा है। लगभग ये 1.5 से 2 घंटे का वीडियो रहेगा, जिसमें हम क्या है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। लाइक आपका क्या हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं और सभी का मैं आंसर देने वाला हूं। कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं जिसका मैं आंसर ना दूं, सारे का मैं आपको आंसर दूंगा। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है जो कि आपका 1.5 से 2 घंटे का वीडियो रहेगा। जिन भी विद्यार्थी ने, जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है समाज शास्त्र में, आज का ये पूरा वीडियो देख लो, 100 में से 100 नंबर आपका जरूर आएगा। आज का ये महातांडव क्लास है। इस तरह से क्या है, हमने नागरिक शास्त्र का भी क्लास लेकर आया हूँ, उसके बाद में समाज शास्त्र का, भूगोल का भी यानी ज्योग्राफी का भी मैं लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में क्या है, समाज शास्त्र का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाएगा। 7 मार्च को आपका पेपर है 2024 का। आज का ये पूरा वीडियो देख लो, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होने वाला है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और कम से कम आप 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिए आज का ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगा है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12 सोशियोलॉजी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आपका 7 मार्च 2024 को पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का, तो उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, उपनिवेशवाद किससे संबंध है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद किससे संबंध है, ये आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवाद हो जाएगा, जो कि उपनिवेशवाद किससे संबंध है, पूंजीवाद से। यहाँ पर देखिए कोलकाता यानी कलकत्ता किस नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपका समाज शास्त्र का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि कोलकाता, जो कि अब कलकत्ता यानी पहले क्या है कलकत्ता होता था, कोलकाता हो गया है, किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, हुगली नदी के किनारे क्या है अवस्थित है। समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न देखिए, किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है, यानी किस समाज में जो द्वितीयक संबंध है ये मुख्य रूप से संबंध है। ए आपका ग्रामीण समाज, बी नगरीय समाज, सी जनजातीय समाज, या डी क्या है संघर्षशील समाज। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका बी हो जाएगा, नगरीय समाज हो जाएगा, जो कि क्या है द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है। समझ में आ गया। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए, कौन सा देश औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला देश था। तो कौन सा देश जो है औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला देश था, तो आपका 4 नंबर का ए हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा राइट आंसर। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत होता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तैयारी आपका करा रहा हूं। 5वां प्रश्न देखिए, धर्म का सामाजिक सिद्धांत, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इसके बारे में आपको बताना है। ए आपका मैक्स मूलर, वी आर ब्राउन, सी दुर्खीम, या डी एस सी राय। तो इनमें से धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो 5 का सी हो जाएगा, दुर्खीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी का भी विकल्प आप लोगों को गलत लग रहा है तो कमेंट में, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर वीडियो के चैट में ज़रूर बता सकते हैं कि सर इसका राइट आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। तो 5 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है, यानी संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है, इसके बारे में आपको बताना है। ए आपका मार्गन, बी वेबर, सी सोरोकिन, या डी अकार्बन। तो 6 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अकार्बन हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट ही, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप दिमाग में अपने फीड कर लीजिए।
उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 7वां देखिए, सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? जो सती प्रथा क्या है निषेध अधिनियम है, ये पारित कब हुआ, इसके बारे में बताना। ये आपका 1815 में, 1829, 1863 में या 1894 में। तो सती प्रथा निषेध जो अधिनियम पारित हुआ, 7वें का आपका वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में, 4 दिसंबर 1829, डेट याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखिए, आधुनिकीकरण का क्या संगठक अंग है? क्या है? आधुनिकीकरण का के संगठक अंग है। कौन है? पश्चिमीकरण, औद्योगिकीकरण, का व खा दोनों या इनमें से नहीं? तो 8वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। का व खा यानी पश्चिमीकरण और औद्योगिकीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? ए कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, बी सोरोकिन, सी आपका वेलवेन या डी वेवर हो जाएंगे। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा, वेवर हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पंचायती राज का कौन सा स्तर विद्यमान है? पंचायती राज का कौन सा स्तर जो है विद्यमान है? ए आपका त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुस्तरीय? तो पंचायती राज का कौन सा स्तरीय विद्यमान है? तो इनमें से 10 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि त्रिस्तरीय हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? ये सोशियोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? तो 11 नंबर का आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 73वें संविधान में क्या है, संवैधानिक परिस्थिति को प्रदान की गई पंचायती राज को, याद रखिएगा। तो 11 का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। इनमें जितने भी बताए गए प्रश्न हैं सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत, देखिए हाँ क्षेत्र पंचायत ब्रैकेट में देखिए क्षेत्र समिति के संगठन का क्या अंतर है? संगठन का क्या स्तर है? यहाँ पर अंतर नहीं, क्या स्तर है ये बताना है। ग्राम स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर या राज्य स्तर? तो 12 नंबर का आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, खंड स्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग क्या है लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या है दिमाग में भी अपने फीड कर लीजिए, क्योंकि यही सारा प्रश्न आपका 7 मार्च 2024 के पेपर में पूछा जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ग्रामीण भारत में जीविका का एकमात्र साधन क्या है? जो ग्रामीण भारत है इसमें जीविका का यानी जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं इसमें यानी जीने के लिए एकमात्र साधन क्या है जिससे उनका क्या है खर्चा चल सके और रोज का जो व्यवसाय है अपने बच्चों का पालन पोषण और उसके बाद में क्या है एक प्रकार से देखभाल कर सके उससे, तो वो कृषि है, शिक्षा है, पशुपालन है या स्वास्थ्य सेवा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बहुत ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 का आपका ए हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। यानी ग्रामीण इलाकों में कृषि ही एकमात्र ऐसा चीज है जिससे वो क्या है अपना जीविका का साधन बना सकते हैं, यानी कृषि से वो क्या है कृषि करेंगे, उससे जो अनाज होगा उसको बेचेंगे और उससे अपना क्या है दैनिक दिनचर्या को निकालेंगे। तो 13 का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करना है। इनमें बताए गए सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, चुनिंदा प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा? जो हरित क्रांति है इसका सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है? पंजाब में, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसको हमने काफ़ी बार बता रखा हूँ, यानी अपने वीडियोज में इस क्वेश्चन का आंसर हमने काफ़ी बार बता रखा हूँ। आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा आपका पंजाब हो जाएगा, जो कि पंजाब में हरित क्रांति का क्या है सर्वाधिक प्रभाव रहा है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए वोक्का कलिस, वोक्का कालीदास और लिंगायत जात कहाँ पाई जाती है? लिंगायत जो जात है ये कहाँ पाई जाती है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्नाटक में पाई जाती है। डेट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नाम ऐसा ही आएगा। और समाज शास्त्र में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 10 प्रश्न आपका यही से रिलेटेड होता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया? यानी जो मनरेगा कार्यक्रम है जिसको क्या है मजदूर वाला कार्यक्रम कहते हैं, जो कि ग्रामीण इलाकों में
ग्राम प्रधान के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय में लागू किया गया था, यहाँ पर आपका डेट दिया हुआ, इसको याद कर लीजिए। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से 16 नंबर का आपका बी हो जाएगा। 2 फरवरी 2006 को भारत में मनरेगा कार्यक्रम को लागू किया गया। 2 फरवरी 2006, डेट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। जो ग्रामीण समुदाय है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। ए आपका उद्योग आधारित समाज, बी व्यापार आधारित समाज, सी कृषि आधारित समाज, या डी इनमें से कोई नहीं। ये सारे जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप टेस्ट क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, ये नहीं कि आप एक एक करके सारे का आंसर बताइएगा, हमारे बताने से पहले आप उस क्वेश्चन को क्या है एक कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी पे लिखने के बाद में सारे का, यानी इस वीडियो में हम आपको क्या है 58 शायद 58 हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारे बताने से पहले उसका आंसर आप लिख लीजिए, ईमानदारी से लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर आप देने जाएंगे और वहाँ पर कोई आपको बताने वाला होगा नहीं, तो आप ईमानदारी से लिख लीजिए। उसके बाद में लास्ट में हमें कॉमेंट करेंगे। कॉमेंट कैसे करना है कि सर हमारा 58 में से मान लीजिए 47 सही गया, इस तरह से 58 में से 50 सही गया, यानी जो भी सही गया ईमानदारी से आप बताइएगा कि सर हमारा इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है। उसी प्रकार से जो हम आपकी सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से करा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है, तो 17 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि आधारित समाज है। कृषि पर ही ये सारे डिपेंड होते हैं ग्रामीण समुदाय के लोग। समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है। एन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है, एम एल श्रीनिवास, जे एच हंटन, एस सी दुबे, या ए आर देसाई। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, आपको पता है तो। इनमें से आपका सी हो जाएगा, एस सी दुबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस सी दुबे हो जाएगा, लेकिन इसको क्या है 18 का सी क्या है, एस सी दुबे हो जाएगा। और एक बार इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था, तो इसका आंसर क्या बता रहा था, ए आर देसाई बता रहा था 18 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। समझ में आ गया, आप लोगों को कमेंट का हमें इंतजार रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग है कपास, जूट, रेलवे, या ये सभी। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, कपास, जूट, रेलवे, भारत के आधुनिक उद्योग। समझ में आ गया, ये भारत के आधुनिक उद्योग कहे जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया। भारत में जो उदारीकरण है ये किस दशक में अपनाया गया था, इसका आप डेट याद रखिए। ये आपका हो जाएगा वर्ष 1970 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 2000 में, या वर्ष 2010 में। तो भारत में जो उदारीकरण अपनाया गया स्टूडेंट याद रखिएगा, 20 का आपका बी हो जाएगा। 20 का जो है आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 जुलाई 1991 का इसका क्या है, नीति को शुरू किया गया, लेकिन ये अपनाया गया वर्ष 1990 में। इनमें से कोई भी क्वेश्चन का विकल्प आपको गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, संकोच नहीं रहना चाहिए, हम ये चाहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। औद्योगिक जो क्रांति है सर्वप्रथम कहाँ पर हुई, तो वो आपका इंग्लैंड हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में क्या है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। 22 नंबर प्रश्न है, देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में जो आर्थिक नीति उदारीकरण, यहाँ पर देखिए उदारीकरण दशक जो है अपनाया गया वो हमने बताया था 1990 में, लेकिन यहाँ पर नीति की शुरुआत हुई तो वो आपका 24 जुलाई 1991 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 24 जुलाई 1991। डेट याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का संबंध है। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का संबंध है ये कहाँ से है, ए आपका डिजिटली से, बी आपका उदारीकरण से, सी डिजिटल सपोर्ट से, या भूमंडलीकरण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, 23 नंबर का आपका ए हो जाएगा, डिजिटली से आपका हो जाएगा, जो कि डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटल इंडिया हो गया हमारा भारत देश, अभी भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया है डिजिटल इंडिया से। तो डिजिटली इंडिया यहाँ पे देखिए डिजिटलीकरण से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का संबंध है। तो 23 का आपका ए विकल्प करेक्ट आंसर है। 24 नंबर देखिए, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है। भारत में जो आधुनिकीकरण का
प्रमुख कारण है, तो 24 का आपका डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण आपका औद्योगिकरण भी है, नगरीकरण भी है, पश्चिमीकरण आपका बुक में दिखा रहा था, यानी 24 का आपका सी बुक में दिखा रहा था इसका राइट आंसर पश्चिमीकरण, लेकिन गूगल पर सर्च किया तो वहाँ पर डी दिखा रहा था। तो आपके हिसाब से 24 नंबर का सही विकल्प क्या होना चाहिए, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर, प्रथम छपाई मशीन तकनीकी कहाँ से आरंभ हुई? प्रथम जो छपाई मशीन तकनीक है ये कहाँ से आरंभ हुई? एशिया, अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? सोच समझकर इसका आंसर आप पहले लिख लीजिए। टेस्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो पहले आप दिमाग में इसको फीड कर लीजिए। 25 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? यूरोप में क्या है, प्रथम छपाई मशीन तकनीक की क्या है, आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, 26 नंबर है, मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? ए आपका बाल गंगाधर तिलक, वी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या दयानंद सरस्वती ने? तो मराठा तथा केसरी पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, लेकिन गूगल पर हम इस प्रश्न का उत्तर सर्च किए थे तो वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले भी बता रहा था। तो इनमें से हमारे हिसाब से बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जनसंचार का माध्यम है? कौन जो है जनसंचार का माध्यम है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, इनमें से सभी। तो 27 का डी हो जाएगा निसंकोच। जहाँ पर आपको ये लगे, जिन भी बच्चे को या जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या है, बिना सोचे समझे वो डी पर टिक लगा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थी, आपको बैकग्राउंड में काफ़ी वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा। आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि वॉइस को हम देखेंगे, यानी बैकग्राउंड वॉइस को देखेंगे तो क्या है, वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं करा पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया? द पायनियर नामक जो समाचार पत्र का प्रकाशन है ये सर्वप्रथम किस शहर में किया गया? ए कोलकाता, बी इलाहाबाद, सी मद्रास या डी लाहौर? तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, जो कि द पायनियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम क्या है, इलाहाबाद में किया गया था। तो यहाँ पर 28 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया? सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है, यहाँ पर देखिए 1930 का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू? तो 29 का आपका ए विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। समझ में आ गया? तो 29 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 30 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व है, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, ये जयप्रकाश नारायण ने? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा, जो कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व इसने किया था, इन्होंने किया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? ऑल इंडिया किसान सभा का जो उदय है ये कब हुआ था? तो आपके ऑप्शंस में देखिए 4 ऑप्शन है, ए आपका 1929, बी 1920, सी 1940 या डी 1936? तो आपका 31 का डी हो जाएगा, 1936 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन को आप क्या है, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे, नहीं तो आप दिमाग में फीड कर लीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए क्या है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझेंगे नहीं तो आप क्या है, क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। और क्या है, एक एक प्रश्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग क्या है, कभी कभी क्या है, गलत समझ पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा, किसी में क्या पूछा जाता है, नहीं है, तो वहाँ पर आप लोग पढ़ लेते हैं कि है। क्या है, कभी बार हो जाता है, काफ़ी बार, कि जहाँ पर लिखा होता है कि जैसे मान लीजिए कि ऑल इंडिया किसान सभा का उदय नहीं है, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि है, तो वहाँ पर वो गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। तो इसका आंसर आपको सटीक समझना है। देखिए क्या 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? ए आपका 1929,
बी 1920, सी 1940 या डी 1936 को। तो इनमें से हमने 31 का डी लगा दिया, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि 1936 सही है। उसके बाद में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, दलित शब्द। यहाँ पर देखिए दलित शब्द हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में किन लोगों के लिए आता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए आपका उत्पीड़ित, बी साहसी, कमजोर या इनमें से नहीं। तो इनमें से एक तो करेक्ट आंसर है, आपको बताना है। ए आपका हो जाएगा उत्पीड़ित लोगों को, दलित यानी जो भैया छुआछूत बनाते हैं ना, दलित इन्हों को कहते हैं, जिसको हम अस्पृश्यता भी कहते हैं, छुआछूत से संबंधित। तो दलित शब्द हिंदी, मराठी, गुजराती तथा अन्य भारतीय भाषाओं में जो लोगों के लिए आता है वो उत्पीड़ित लोगों के लिए आता है। तो 32 का आपका ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? ए एस.सी. दुबे, बी डी.एन. मजूमदार, सी एम.एन. श्रीनिवास या डी आंद्रे वेताई। तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो 33 का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, एस.सी. दुबे हो जाएंगे, जो कि इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। 33 का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का विकल्प आपको गलत लग रहा है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपका क्या है एक प्रकार से संतुष्टि और जो एक प्रकार से जो आपका एक प्रकार से थॉट्स आ जाता है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो हम उसको दूर करना चाहते हैं। तो आप बताइएगा, हम आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे और कमेंट करेंगे। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपल से इंस्टाग्राम आईडी पे आइए, वहाँ पर वीडियो के साथ में आइएगा, वीडियो के साथ में बताइए कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। हम उसको रिसर्च करेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं? यहाँ पर देखिए जनसंख्या आकार को निम्नलिखित में कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी निष्क्रमण या डी इनमें से सभी। तो इनमें से आपका 34 का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि जनसंख्या यानी जन्म दर भी प्रभावित करती है, मृत्यु दर भी और निष्क्रमण भी। तो इनमें से आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी यानी ये इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात, ब्रैकेट में देखिए लिंग अनुपात जिसको कहते हैं, कितना है? 1000 पुरुष पर 920 स्त्री, 1000 पुरुष पर 930 स्त्री, 1000 पुरुष पर 940 या 1000 पुरुष पर 950। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बताना है, तो इनमें से आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 1000 पुरुष पर 940 स्त्री। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 940 स्त्री क्या है, विद्यमान है। पहले क्या है 942 भी यहाँ पर हो सकता है, 940 की जगह का 942 भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बताया भी है, तैयार कर लीजिएगा। देखिए पुस्तक का नाम आपकी सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और हमने पुस्तक से रिलेटेड यानी सोशियोलॉजी में जितने भी पुस्तक हैं और उसके सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके नाम हमने एक वीडियो में डेडिकेटेड बताया है। एक वीडियो आपके लिए मिल जाएगा, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा समाजशास्त्र महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक का नाम, बाई हमारे चैनल का आप नाम लिख देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ, 3 आपका पुस्तक से रिलेटेड रहेगा कि इस पुस्तक का नाम बताइए, तो तैयार कर लीजिएगा, आएगा। यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ए आपका माल्थस, वी जोहान गुटनबर्ग, सी मार्क्स या डी दुर्खीम। तो आपका 36 का ए हो जाएगा, माल्थस हो जाएंगे, जो कि एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक माल्थस जी हैं। तो 36 का ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जनसंख्या के जो प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ये कौन है? ए आपका दुर्खीम, वी माल्थस, सी सोरोकिन या डी वेबर। तो 37 का आपका बी हो जाएगा, माल्थस हो जाएंगे, जो कि जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक यही हैं। आपका जो समाजशास्त्र है आज की इस वीडियो में पूरा खत्म होने वाला है। सभी महत्वपूर्ण के प्रश्न के साथ में हमने बताए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न का जितना भी है आपका सारा क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। बस आप आज का वीडियो देख लो और
7 मार्च का पेपर देने चले जाइएगा। सारा प्रश्न आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, जाति का निर्धारण होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दिमागी क्वेश्चन भी है। ये आपका दिमागी क्वेश्चन भी है, थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो जाति का निर्धारण कैसे होता है आपको समझ में आ जाएगा। जन्म से होता है, व्यवसाय द्वारा, कर्मफल द्वारा या जीवन शैली द्वारा। तो देखिए जाति का जो जन्म होता, जाति का जो निर्धारण होता है वो जन्म से होता है। आप ब्राह्मण में पैदा हुए हैं, शूद्र में, वैश्य में, या जो भी जात में आप पैदा हुए हैं वो जन्म से ही होता है। समझ में आएगा, ना कि कर्मफल, यानी आप कुछ मोटिवेट कर देते हैं, कोई कार्य कर देते हैं कि कर्मफल हो जाए, तो उससे भी नहीं होगा। व्यवसाय भी द्वारा नहीं होगा, व्यवसाय में सारे प्रकार के लोग रहते हैं। जीवन शैली से भी कोई नहीं होगा। यानी जाति का निर्धारण वही होता है कि भैया आप इस जात में पैदा हुए हैं, तो जन्म से होता है। ये दिमागी क्वेश्चन था, इसका आंसर कोई भी विद्यार्थी दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, जाति के लक्षणों में निम्नलिखित 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है। जाति के जो लक्षण हैं इनमें से निम्नलिखित में से 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 आपके पास ऑप्शन है। ए आपका श्रम विभाजन, बी श्रेणी क्रम, उसके बाद में सी अंतर्विवाह, या डी खंडनात्मक, या देखिए खंडनात्मकता। इसके बारे में बताइए। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अंतर्विवाह हो जाएगा। जो कि जाति के लक्षणों में ये 4 कौन से विशेष महत्वपूर्ण है, वो अंतर्विवाह है। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। समाजशास्त्र का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। तो ये आपका 40 का डी हो जाएगा राइट आंसर, MN श्रीनिवास जी हो जाएंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा इसने दी थी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 41 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। ये आपका 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी पढ़ेंगे क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। और जो आपका 15 मिनट दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, वो इसी सब के लिए दिया जाता है कि आप पहले प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिए कि प्रश्न का उत्तर कैसे आपको देना है, फिर आप क्या है पेपर को दीजिएगा। क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है एक्स्ट्रा, यही पढ़ने के लिए दिया जाता है, पेपर को पढ़ने के लिए। तो आप पेपर को पढ़िए और इस वीडियो में जितने भी बताए गए प्रश्न हैं इसको आप रोक कर भी आराम से पढ़िएगा। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको समझा दिया हूँ कि निम्न में कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, समूह हो जाएगा, जो कि सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। समझ में आ गया, समूह हो जाएगा, नातेदारी भी आ सकता है। तो 41 का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है ये किन्होंने किया था। ए ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, या सी रामास्वामी, या डी CN अन्नादुर्रे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में बताया है। इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, जो कि आपके 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है और आज का वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें जितने भी बताए गए प्रश्न हैं सारे चुनिंदा प्रश्न हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इसको लिखने में, तैयार करने में और आपके लिए रिसर्च करने में। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम तैयार करके लाएं और आपकी तैयारी अच्छी से कंप्लीट कराएं। 43 नंबर प्रश्न है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया के लेखक कौन है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं। 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आपका वी हो जाएगा, इम्तियाज अहमद हो जाएंगे। फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया के लेखक। समझ में आ गया। तो 43 का आपका वी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, योगेंद्र सिंह की कृति कौन सी है। योगेंद्र सिंह की जो कृति है ये कौन सी है। ए आपका सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, या बी कास्ट क्लास एंड पावर, सी आपका मॉडर्नलाइजेशन, यहाँ पर देखिए मॉडर्नलाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल, या डी ह्यूमन सोसाइटी। तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इनमें से राइट आंसर, यानी 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल, योगेंद्र सिंह की कृति है। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर,
जाति क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति क्या है? ए आपका खुला वर्ग, बी बंद वर्ग, सी कावा खा दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। एक एक नंबर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि सर हम ये वाला जो क्वेश्चन है छोड़ दें या ना करें, तो ये बिल्कुल भी आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक नंबर से आप क्या है फेल भी हो सकते हैं, एक नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, एक नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन से भी पास हो सकते हैं। तो एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें क्या है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक नंबर आपके लिए कितना अहमियत रखता है। तो एक एक नंबर को सजोगी। 45 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? बी हो जाएगा, बंद वर्ग है। जात एक बंद वर्ग है। इनमें से क्या है 45 का आपको गलत लग रहा है विकल्प, तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। बुक के हिसाब से तो यही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। ये देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी क्या है संस्कृति की विशेषता नहीं है। ए आपका अधिवैयक्तिक, बी अनुकूल, यहाँ पर देखिए वी अनुकूलनशीलता, सी सामाजिक गुण, या डी जैविक उत्तराधिकार। तो निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति का विशेषता नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं की बात हो रही है। तो 46 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जैविक उत्तराधिकार हो जाएगा इसका राइट आंसर, सही विकल्प हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, महातांडव क्लास है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पूरा सोशियोलॉजी खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों से मैं यही बता रहा हूँ, और भी मैंने टॉपिक वाला इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा हूँ आपके लिए, आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। 47 नंबर देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? जैसा कि मैंने बताया, आपका पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग मैंने क्या है 5 से 6 पुस्तक का नाम तो आप लोगों को बता ही दिया होगा इस वीडियो में। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, या माल्थस जी ने। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 का आपका सी हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक इन्होंने ही लिखा है। इनमें से आपको क्या विकल्प गलत लग रहा है तो बताइएगा, और आपको सही लग रहा है तो आप हमारे जो टेस्ट दे रहे हैं, यानी जो विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, तो कॉपी में सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, और इस तरह से एक एक करके मत बताइएगा, नहीं तो बहुत सारा कमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन का बताइएगा। 50 गुणे 37 मान लीजिए आपका सही गया है। 50 आपका जैसे मैं 58 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो 58 गुणे आपका मान लीजिए क्या है 55 सही गया है। तो इस तरह से आप बताइएगा, एक एक करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा कमेंट हो जाएगा, तो उसमें आपका समझ नहीं आएगा कि कैसे मैं सेलेक्ट करूँ। ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि हमें क्या है पेपर आपको देने जाना है, मुझे देने नहीं जाना है। हम सिर्फ क्या है आपको राह दिखा सकते हैं, चलना आपको है, करना आपको है, पेपर आपको देना है। समझ में आ गया? तो 47 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आपका 48 नंबर क्वेश्चन, किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रम के शोषण पर आधारित माना? किसने जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या है श्रम के शोषण पर आधारित माना है? ए आपका एडम स्मिथ ने, बी आपका कार्ल मार्क्स ने, सी अल्फ्रेड गेल ने, या डी मैक्स वेबर ने। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने हो जाएगा, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या है श्रम के शोषण पर आधारित माना है। 48 का आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आर्य समाज है 49 नंबर क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई? ए आपका 1873, बी 1874, सी 1875, या डी 1876 को। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी प्यारे विद्यार्थी, 49 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1875 में हुई थी। कब हुई थी? डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 1875 में 10 अप्रैल 1875 को क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। डेट याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 4 आपके पास ऑप्शंस है, इन्हीं के थ्रू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर। इनमें से आपका काका कालेलकर हो जाएंगे भारत के प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की संस्थापना किसने की थी? यानी संस्थापना कह सकते हैं या स्थापना कह सकते हैं। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी किन्होंने किया था? इसको हमने काफ़ी बार बताया है, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा।
और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नहीं तैयार किए तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि जिनको अच्छे मार्क्स लाना है आज ही से तैयारी में लग जाना है, बहुत कम समय बचा है। समझ में आ गया? तो 51 का जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है देखिए, 52 नंबर प्रश्न है, एम समूह के सदस्यों द्वारा, एम यहाँ पर देखिए एम या एस पूछा है, हाँ एम समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। क्या होता है? ए अंधविश्वास, बी आपका ऋणवादिता, सी पूर्वग्रह, या डी इनमें से नहीं। इनमें से करेक्ट आंसर आपका एक है, तो 52 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है, वो क्या? पूर्वग्रह होता है। तो 52 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? भारत में जो प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग ये कब नियुक्त किया गया? ए आपका 1949, बी 1953, सी 1956 या डी 1959 को। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इनमें से 53 नंबर का सही विकल्प क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 1953 हो जाएगा, जो कि भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। यानी कब हुआ था? 53 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1953 में कब हुआ था? 21 जनवरी 1953। डेट मैं आपको बता दूं, 21 जनवरी 1953 को भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया। तो 53 का आपका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? जो सामुदायिक पहचान का संबंध है ये निम्न में से किस पर आधारित नहीं है? यहाँ पर नहीं वाला शब्द आ गया है, याद रखिएगा। जन्म पर, योग्यता पर, अब क्या है, अपनेपन पर या परिवार पर। तो 54 का आपका सी हो जाएगा, योग्यता पर जो है सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से आधारित नहीं है। 54 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? ये आपको बताना है। ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, 4 आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ए आपका वर्ष 1953 में, या बी वर्ष 1960 में, सी वर्ष 1956 में, या डी वर्ष 1962 में। 55 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर 1953 को। 55 नंबर जो प्रश्न है ये भी आपका पूछा गया 22 दिसंबर 1953 हो जाएगा, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। बुक में यही दिया हुआ था, तो इसका हमने आंसर यही लगाया हूँ। अपने हिसाब से मैंने किसी भी प्रश्न का विकल्प गलत नहीं किया है कि मेरे हिसाब से ये नहीं, ये होना चाहिए। मैंने जो बुक में जो क्वेश्चन बैंक में दिया था वही मैंने लिखा हूँ। उसके बाद में क्या है, मैं एक प्रकार संतुष्ट करने के लिए, यानी संतुष्टि करने के लिए अपना, कि इसका जो विकल्प दिया हुआ है बुक या क्या क्वेश्चन बैंक में सही है या नहीं सही है, तो मैं गूगल पर भी सर्च करता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या ये सही है या गलत है। तो वहाँ पर भी कभी क्या होता है, घुमा देता है। एक प्रकार से वेबसाइट ये गलत बताने लगती है, क्वेश्चन गलत बताने लगता है, तो वहाँ पर भी हमें नहीं मिलता है। तो आप लोगों से पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कॉमेंट में आप लोग बताइएगा। मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जो है समुदाय नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, जनजाति या भीड़। तो यहाँ पर दिमागी क्वेश्चन, इसको थोड़ा आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो याद रखिएगा इनमें से डी हो जाएगा। हमने काफ़ी बार बताया भी है। देखिए भीड़ में जैसे मान लीजिए कि कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर क्या हो गया, मान लीजिए शादी है, फंक्शन वगैरह है, किसी जगह पार्टी है, तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी लोग आते हैं, तो वहाँ पर भीड़ हो जाती है। तो भीड़ में क्या है, समुदाय, यहाँ पर देखिए समुदाय नहीं है तो भीड़ है, क्योंकि मुस्लिम, हिंदू, जनजात, वहाँ के सभी प्रकार के लोग आते हैं, उसको हम भीड़ कहते हैं। तो आपका 56 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है 57 नंबर। ये देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है। भारतीय जो प्रजातंत्र है इसकी प्रमुख बाधा क्या है? ए आपका क्षेत्रवाद, बी जातिवाद, सी संप्रदायवाद या डी ये सभी। तो भारतीय जो प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा है वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे, यानी क्षेत्रवाद भी हो जाएगा, जातिवाद भी हो जाएगा, सांप्रदायवाद भी हो जाएगा, जो कि प्रजातंत्र का ये प्रमुख बाधा है। तो 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए, साक्षरताकार पद्धति का एक लाभ, जो साक्षरताकार पद्धति है इसका एक लाभ यह भी होता है कि साक्षरताकारों का, ये डैश डैश दिया हुआ है, यानी डैश डैश दिया हुआ, इसी में आपका राइट आंसर आएगा।
तो साक्षात्कार पद्धति का यह लाभ होता है कि साक्षात्कारों में होता है वो लचीलापन होता है, यानी 58 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखकर आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताता हूँ क्या हो जाएगा। देखिए इसका कंप्लीट क्वेश्चन, साक्षात्कार पद्धति का एक लाभ यह भी होता है कि साक्षात्कारों में लचीलापन होता है। समझ में आ गया? तो 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, हमारा जितना भी प्रश्न था, यानी जो आपका जितना भी सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन को बता दिया है, बाकायदा सारे क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है समाजशास्त्र की दृष्टि से। जितने भी स्टूडेंट्स हम ऐसे 100 लेना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। आप लोग भी अपने से तैयारी कीजिए। सारे क्वेश्चन का मैंने क्या है आंसर बता दिया हूँ, जो आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। तो इसमें हमने 58 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में प्यारे विद्यार्थी इतना ही था। अब चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि उसका भी मैं प्रश्न सहित उत्तर आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम क्लास 12 समाजशास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर लेकर आए हैं, जो आपका 30 नंबर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल कंप्लीट होने वाला, 30 नंबर पक्का हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और उसका मैं आज की इस वीडियो में उत्तर भी बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में जो पूरे बुक का महत्वपूर्ण प्रश्न है समाजशास्त्र का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। महातांडव क्लास है आज का। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आपका समाजशास्त्र का पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है, ये देखिए सबसे पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तनों को बताइए। जो उपनिवेशवाद के कारण भारतीय जो समाज में किन्हीं दो परिवर्तनों को आपको बताना है। BVI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए आंसर सबसे पहला है, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के, उपनिवेशवाद यहाँ पर क्या बताना है हमें कि क्या भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तन को बताना है। तो हमें दो परिवर्तन बताना है। एक एक प्रश्न आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास तथा क्या प्रशासनिक एक रूपता के कारण एकीकरण एवं राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला। क्या बढ़ावा मिला? उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों में विकास एवं प्रशासनिक एकरूपता के कारण एकीकरण एवं राष्ट्रवाद की भावना के विकास को क्या है बढ़ावा मिला। ये सबसे पहला इसका कारण हो गया परिवर्तन का। दूसरा कारण इसमें है, उपनिवेशवाद से पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे तार्किकता एवं यहाँ पर देखिए मानवतावादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। यहाँ पर देखिए तार्किकता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण से क्या है दृष्टिकोण का उदय हुआ। ये उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तन को बताया गया है। इतना आप लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपका फिक्स है। इसका जो शब्द सीमा होता है ये मैं भी आपको बता दूं, 25 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन का आंसर थोड़ा में बड़े में लिखना पड़ता है। तो इतना में आप लोग लिख जाइएगा, आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। जो नगरीय समाज है इनकी 3 विशेषताएं आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आप इस तरह से ही लिखिएगा, ये नहीं कि आप तुरंत क्या है 1 2 3 हेडिंग डालकर आप लिखते चले जाइएगा। एग्जामिनर का क्या एक प्रकार से माइंडसेट भी आपको देखना है कि एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है। एग्जामिनर देखता है कि बच्चे में कॉपी लिखने का जो तरीका है वो कैसे है, कैसे वो कॉपी लिखता है। तो सबसे पहले ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है, निम्नवत है या निम्न है या कुछ इस प्रकार से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला देखिए, नगरीय समाज में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध, नगरीय जो समाज है इसमें व्यक्तियों के सामाजिक संबंध कृत्रिम एवं औपचारिक होते हैं। कृत्रिम एवं क्या है औपचारिक होते हैं। दूसरा है, नगरीय समाज में श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है। जो नगरीय समाज है इसमें श्रम विभाजन बहुतायत में पाया जाता है। तीसरा है, नगरीय समाज में यहाँ पर देखिए बेमलता, ये देखिए बेयम है, बेमलता देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों, क्षेत्रों, धर्मों एवं व्यवसाय के लोग रहते हैं नगरीय समाज में। यहाँ पर 3 विशेषताएं यानी
ग्रामीण इलाका का न बताकर, यानी ग्रामीण इलाकों की सारी जानकारी को ना देकर ये नगरीय से रिलेटेड जा रहा है। तो नगरीय समाज से रिलेटेड आपको ये सारे प्रश्न को बताना है। तो दूसरे का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने बता दिया है। दूसरे का आपका करेक्ट आंसर इतने में ही आप लिख दीजिएगा। 3 विशेषताएं इस तरह से जो है लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपका फिक्स है। समझ में आ गया। तो ये भी हमने 2 नंबर भी प्रश्न बता दिया है। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सारे प्रश्न आपके समाज शास्त्र में इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। जो आधुनिकीकरण है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो 19वीं यहाँ पर देखिए 19वीं सदी से और विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द का सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों से जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज और उसके लोग आधुनिक बनाना, यहाँ पर देखिए आधुनिक बनना चाहते थे, बनाना नहीं आधुनिक बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाली सुधार से था। यानी जो आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना था। तो इसका परिभाषा आप देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में इसका आंसर देखा जाए प्यारे विद्यार्थी तो बहुत बड़े में दिया होता है आपके क्वेश्चन बैंक में या बुक में, लेकिन हमें क्या छोटे में लिखना है। यानी जितना पूछा गया उतने में तो इसका आंसर देना है हमें, 3 नंबर उसी के लिए दिया जाएगा। तो इतने में आप लिख लीजिएगा। कॉपी में आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप इसको क्या है कॉपी में लिख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बुक से तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। वीडियो को रोक कर सारे प्रश्न को आप लिख लीजिए। लिखना चाहें तो, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप क्या दिमाग में अपने फीड कर लीजिए, इसको आप क्या याद कर लीजिए। तो 19वीं सदी के विशेषकर 20वीं सदी के दौरान इस शब्द का सकारात्मक और वांछनीय मूल्यों को जोड़कर समझा जाने लगा। प्रत्येक समाज में और उसके लोग आधुनिक क्या बनना चाहते थे। प्रारंभिक वर्षों में यह आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। ये आधुनिकीकरण का परिभाषा है। समझ में आ गया। वीडियो को रोककर भी आप प्रश्न को समझ सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। जो सामाजिक परिवर्तन है इसके 2 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला आपका रेखीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत क्या होता है ये देखिए। रेखिक सिद्धांत में यहाँ पर देखिए रेखिक सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन का एक निश्चित पूर्व निर्धारण रूप से देखा जाता है। निश्चित पूर्व रूप क्या है, निर्धारण रूप से देखा जाता है। ये विकासवादी विचारधारा की तरह इस बात को स्वीकार करता है। विकासवादी विचारधारा की तरह इस बात को क्या है स्वीकार करता है रेखीय सिद्धांत। इसमें बहुत सारे प्रश्न, यानी इसका जो रेखीय सिद्धांत है इसका बहुत बड़ा उत्तर है, लेकिन हमें उतना में नहीं लिखना है। हमने एक प्रकार से कट करके इतना लेकर आया हूँ, इतना लिख दीजिएगा। दूसरा है चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत क्या होता है। चक्रीय सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की तुलना में चक्र से कई गई, यहाँ पर देखिए चक्रीय सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की तुलना एक चक्र से की गई है। ये चक्रीय सिद्धांत होता है। तो सामाजिक परिवर्तन में 2 प्रमुख सिद्धांत कौन से थे, ये 2 प्रमुख सिद्धांत थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो चौथे का राइट आंसर भी हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। जो पंचायती राज है इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर देखिए पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है पंचायत। यहाँ पर देखिए पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गांव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। ग्राम पंचायतों से संबंधित निर्देशक सिद्धांत 40 साल के बाद, यहाँ पर देखिए 40 साल के बाद 1992 के 73वें संशोधन में ये संवैधानिक विधेयक क्या है बन गया था। पंचायत राज से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसका शाब्दिक जो अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों का शासन। ग्राम पंचायत आपने नाम सुना होगा, ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा होता है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर देखिए 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ है कि अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र एवं अन्य जमीनी स्तर पर इसका क्रियाशीलता से प्रभाव हुआ। ग्राम पंचायत से संबंधित निर्देशक 40 साल के बाद 1992 के 73वें संशोधन में ये संवैधानिक विधेयक पारित किया गया था। तो 5वें का भी राइट आंसर हमने बता दिया है। यहाँ पर आप वीडियो को रोक कर भी सारे प्रश्नों को आप समझ सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके लिए क्या है जैसा कि मैंने बताया आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझेंगे तभी आप इसका आंसर क्या है पूर्ण रूप से दे पाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर देखिए, कृषक समाज क्या है। ये हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि कृषक समाज क्या है। 2020 और 2023 में प्रश्न पूछा गया था, कृषक समाज किसे कहते हैं, 2020 और 23 में। रेडफील्ड के अनुसार समझेंगे, ये सोशियोलॉजिस्ट हैं कृषक समाज के। तो सोशियोलॉजिस्ट रेडफील्ड के अनुसार इनका कृषक समाज का परिभाषा है कि कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यानी अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, उसी को कृषक समाज कहते हैं। कृषक समाज रेडफील्ड के अनुसार ये है कि एक प्रकार से इनका दैनिक दिनचर्या है और इन्हीं यानी कृषक से ही यानी कृषि से ही अपना एक प्रकार से परिवार पालते हैं। परिवार क्या देखभाल करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ये कृषि ही है। कृषि से पूरा रिलेटेड हो तो यानी इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। कृषक समाज के बारे में आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो कृषक समाज के बारे में आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में बनाकर, जिसको हम कहते हैं। तो ये कृषक समाज क्या है, इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, 2020 और 2023 में पूछा गया था। पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था, जाकर आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6 नंबर प्रश्न था, हमने बता दिया है। वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। जो भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव हैं, इनकी हमें क्या करना है, विवेचना कीजिए। ये देखिए आंसर, हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्न है, यानी सबसे पहला जैसा कि हमने बताया था आपका निम्न है, निम्नलिखित है, निम्नवत है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ने का। बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है ऐसे ही आपका कॉपी चेक करता है और देखता है कि जो विद्यार्थी है वो कॉपी कैसे लिखा है, लिखने का तरीका मालूम है या वैसे ही वो क्या है क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। समाज शास्त्र की कॉपी आप लोगों को कैसा लिखने हैं, हमने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है, आप लोग जाकर वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उससे आपको काफ़ी कुछ क्या है सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना करना है हमें। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही प्रभाव बताए। सबसे पहला देखिए, कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, यहाँ पर देखिए हार्वेस्टर, ट्यूबवेल जो कि क्या पानी वाला होता है, ट्यूबवेल, पंप आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार जो तकनीकी के प्रयोग से कृषि का स्तर बढ़ा, कृषि का जो स्तर है ये बढ़ा तथा कम समय और श्रम यानी मेहनत में अधिक उत्पादन संभव हुआ। ये हरित क्रांति का प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव। ये आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। जैसा कि मैंने बताया समाज शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आंसर आप क्या है अपने शब्दों में भी दे सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि समाज से ही आपके रिलेटेड ये आपका बुक दिया हुआ है। जो आपका ये बुक है, किताब, ये समाज के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। तो समाज से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होंगी, तो इसका आंसर आप अपने आराम से भी लिख सकते हैं पूरा समझ कर। दूसरा है, देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में वृद्धि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। इसके बारे में ये आपको है कि देश में जो खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता में कृषि के फलस्वरूप भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। अपने पूरे देश में क्या अनाज उगाया जाने लगा और वो आत्मनिर्भर बना कृषि के क्षेत्र में। तो ये भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना है। 7 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वीडियो को रोक कर भी आराम से पढ़ लीजिए, नहीं तो लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। अब उसके बाद में देखिए हमारा 8वां प्रश्न देखिए क्या है, अलगाव से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने नाम सुना होगा। यही सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन धमाका बड़ा करेगा। तो अलगाव से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना, इसका परिभाषा देना है। आंसर देखिए, मार्क्स के अनुसार वो स्थिति जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते, जिसमें जो लोग हैं वो अपने कार्य यानी जो कार्य कर रहे होते हैं उनसे वो प्रसन्न नहीं होते, उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है। उनकी जो उत्तरजीविता है इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। ये अलगाव कहता है। अलगाव का परिभाषा यही है। कभी कभी क्या होता है,
25 शब्दों में इसका हमें आंसर देना होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें बड़े में भी देना पड़ सकता है। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि 50 शब्द से आपका ऊपर ना जाए, क्योंकि आपको सारे प्रश्न को अटेंड करना है। ये नहीं कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बाज कर रहना है, आपको सारे प्रश्न का आंसर देना है। तो अपना क्या है, मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि आप क्या है, घर पर जो आपका संडे का दिन है या जो भी आपका टाइम बच रहा है, उस टाइम पर आप क्या कीजिए, आप अपना एक क्या 3 घंटे 15 मिनट का अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, जिसमें क्या है, एक पेपर ले लीजिए जो कि बाज़ार में मिलता है, जो कि हमने कॉपी लिखने वाला वीडियो बनाया था वही से बनाया था। आपका 4 या 5 रुपये का एक कॉपी मिलेगा, 2-3 कॉपी ले लीजिए और मॉडल पेपर आपके बुक या क्वेश्चन बैंक के पीछे दिया होता है, तो उसको आप क्या किया, उसको सॉल्व कीजिए। 3 घंटे 15 मिनट का मोबाइल पर आप टाइम टेबल लगा लीजिए, टाइम सेट कर लीजिए और पेपर सॉल्व कीजिए। क्या सोचिए इसमें कि क्या मैं पेपर सॉल्व कर पाता हूँ 3 घंटे 15 मिनट पर। आपको क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा है, 3 घंटे से ऊपर जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, तो उसमें क्या सोचिए, उसको 4-5 बार करिए। 4-5 बार जब पेपर सॉल्व करेंगे उससे आपका 2 फायदा होगा, एक राइटिंग समझेगी, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर भी आप दे पाएंगे और कॉपी लिखने का तरीका भी मालूम होगा, समय पर आप कॉपी लिख पाएंगे। तो ये सबसे पहले आप कीजिएगा। हमने भी जब पेपर में दे रहा था तो यही मैं करके दे रहा था कि मैं सोच रहा था कि क्या मैं पेपर हल कर पाऊँगा, जो पेपर है क्या मैं हल कर पाऊँगा 3 घंटे 15 मिनट में। तो क्या मैं पेपर को हल कर पाया बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मैंने क्या है, घर पर ही पूरी तैयारी करके मैं गया था। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर भी हमने बता दिया है, वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी विद्यार्थियों को हमारी ये बातें बकवास लग रही होंगी। देखिए बकवास लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन पेपर आपको देने जाना है और जो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ वो बकवास नहीं होती, वो कुछ ना कुछ उसमें छुपा होता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तभी मैं बताता हूँ, फालतू चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न, भूमिगत खानों में, जो भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगारों को किन परेशानियों का सामना करना पड़े। जो भूमि यानी जो भूमि में काम करते हैं, भूमिगत खानों में कामगारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था ये प्रश्न, 2020 में सोशियोलॉजी में पूछा गया था। इसको आपको आज तैयार कर लेना है। आंसर देखिए, भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार, जो भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़, आग, ऊपरी सतह के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। गैसों के उत्कर्षण, यहाँ पर देखिए गैसों का उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। यानी जो आपका जैसे मेट्रो बनना है ना, तो मेट्रो क्या है, कभी कभी जैसे दिल्ली मेट्रो मान लीजिए, दिल्ली मेट्रो बनना है तो वहाँ पर क्या है, नीचे ज़मीन पर बनना है, तो यानी नीचे ज़मीन पर आपका चलता है, तो वहाँ पर ये भूमिगत परेशानियों को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भूमिगत परेशानियाँ क्या होती हैं। समझ में आ गया? और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए तो एक बार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए। हम ये सब मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए और अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाइए। लेकिन कम से कम 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आप लोग हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आर्ट से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, यानी जो आर्ट से हमारे विद्यार्थी हैं हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो भूमिगत खानों में यानी जो काम करते हैं भूमिगत खानों में, इनको ये सारी परेशानियाँ होती हैं, बाढ़, आग, ऊपरी सतह को हिस्से को धंसने का, यानी जो ज़मीन है वो धंसने को, उसके बाद में खतरनाक स्थितियों का सामना करते, गैसों का उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने का कारण बहुत से कामगारों को सांस लेने से संबंधित बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो ये 9 नंबर का प्रश्न का सही विकल्प है, इसका आप समझ सकते हैं, तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। जो सामाजिक परिवर्तन है इसको आपको स्पष्ट करना है। 3 नंबर का आपका ये प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है। 10 प्रश्न आपका सोशियोलॉजी में पूछा जाता है, तो 3 × 30, 30 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बिल्कुल फिक्स होने वाला है। देखिए किंग्सले डेविस के अनुसार देखिए, सामाजिक परिवर्तन केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं, सामाजिक परिवर्तन केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज में ढांचे और कार्य में क्या गठित होते हैं, समाज में ढांचे व कार्य से गठित होते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये किंग्सले डेविस यानी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार है, किंग्सले डेविस के अनुसार ये परिभाषा सामाजिक परिवर्तन का। हमने काफ़ी बार इस प्रश्न का आंसर अपने चैनल पर दे रखे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 11 नंबर, वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या है ये आपको बताना है।
3 नंबर का प्रश्न है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या है, यहाँ पर देखिए। वैश्वीकरण का लाभ निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको लिख कर बताया हूँ। सबसे पहला है नवीन तकनीकों का आगमन। नवीन तकनीकों का आगमन। वैश्वीकरण द्वारा विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है एवं नवीन तकनीकों का आगमन होता है। आप इसको समझ सकते हैं कि नवीन तकनीकों का आगमन किस तरह से होता है, यानी जो वैश्वीकरण के द्वारा विदेशी पूंजी यानी पैसों का निवेश में वृद्धि होती है और नवीन तकनीकों का आगमन होता है। दूसरा है विदेशी विनियोजन। विदेशी विनियोजन। वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र, जो वैश्वीकरण के विकसित राष्ट्र अपनी अतिरिक्त पूंजी अर्धविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में विनियोग करते हैं, ये विदेशी विनियोजन है। तीसरा यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। चौथा है जीवन स्तर में वृद्धि। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आपने लिख दिया वही संतुष्टि हो जाएगा, एग्जाम में रही में क्या है खुश हो जाएगा, इतना आप लिख दीजिएगा। तो ये 11 नंबर प्रश्न था। वीडियो को रोक कर भी आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पूरे बुक का हम आज की इस वीडियो में पूरे बुक का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो डाउट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कंप्लीट होने वाला है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है जनसंपर्क के साधनों को मास मीडिया क्यों कहा जाता है। जो जनसंपर्क के साधनों को मास मीडिया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। 2020 और 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, इसको आपको तैयार करके जाना है। आंसर देखिए क्या है। मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं। मास मीडिया यानी जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो गेम्स और सीडी आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों एवं श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचाती हैं। मास मीडिया के बारे में आप समझ सकते हैं। टीवी टेलीविज़न यहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न, समाचार पत्र यानी अखबार, फिल्में भी आप समझ सकते हैं, पत्रिकाएं, रेडियो भी क्या है ग्रामीण इलाकों में रेडियो भी अभी चलता है, विज्ञापन, वीडियो गेम्स और सीडी आदि सब उनसे क्या है मास मीडिया कहा जाता है। तो ये 22 नंबर प्रश्न था, 12 नंबर प्रश्न था, 12 नंबर प्रश्न था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। जो सामाजिक आंदोलन है ये किस उद्देश्य से उत्पन्न है। सारे प्रश्न आपके NCERT पैटर्न पर बेस्ड है, आधारित है। सामाजिक आंदोलन किन उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, इसका आंसर देखिए। सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता, सामाजिक आंदोलन में एक सामान्य अभिमुखता अथवा किसी परिवर्तन को लाने ब्रैकेट में देखिए या रोकने का तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होता है। क्या है, किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होता है सामाजिक आंदोलन। समझ में आ गया। 13 नंबर प्रश्न था, इसको भी मैंने बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 14 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में होने वाले 14 नंबर प्रश्न है भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम लिखिए। जो भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन, इनका आपको नाम लिखना है। सबसे पहला आपका साइलेंट घाटी आंदोलन, क्या नाम है, साइलेंट, यहाँ पर देखिए साइलेंट घाटी आंदोलन। दूसरा है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। तीसरा आपका विश्नोई आंदोलन। चौथा है जंगल बचाओ आंदोलन। पांचवा है चिपकू आंदोलन। 6 है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कुछ 6 प्रकार के आंदोलन है जो कि होने वाले पर्यावरणीय आंदोलन का नाम है। अब यही प्रश्न आपका मान लीजिए कि विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिया था, जो कि सोशियोलॉजी में 8 नंबर का होता है, तब आप क्या करते हैं, तब आप करते क्या, कुछ नहीं करते, बस आपको इसका आंसर देना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या, इसके बारे में बताना होता है। चिपकू आंदोलन किसे कहते हैं, टिहरी बांध आंदोलन क्या है, फिर साइलेंट घाटी आंदोलन क्या, इसके बारे में आपको आंसर देना होता है। समझ में आ गया। लेकिन ये क्या है, अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है, तो इसका आंसर आप इतने में ही दे दीजिएगा, एग्जामिनर क्या है संतुष्ट हो जाएगा। वो करेगा कुछ नहीं, नंबर आपको 3 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। सी राइट मिल्स कौन थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। सी राइट मिल्स
कौन थे ये आपको बताना है। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, सी राइट मिल्स कौन थे? यहाँ पर देखिए आंसर, सी राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। वो वर्ष 1946 में, यहाँ पर देखिए, सी राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजिस्ट थे। वो वर्ष 1946 में वर्ष 1962 तक कोलंबिया, 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय, जिसको हम यूएसए, यूनाइटेड नेशनल यानी अमेरिका में, देखिए यूएसए में समाजशास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे, प्रधानाध्यापक क्या थे। उन्हें समाजशास्त्र के अभिजात, यहाँ पे देखिए अभिजात्य सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पावर इलिट है, आपने नाम सुना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा आता है कि पावर इलिट किसकी रचना है, पावर इलिट किसकी रचना है, तो वो सी राइट मिल्स जी की है। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि सी राइट मिल्स कौन थे। छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका आंसर आप देखें कितने बड़े में है, कितना बड़े में इसका आंसर दिया हुआ है। अमेरिकी क्या है? अर्थ समाजशास्त्री थे। 1962 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या है? प्रधानाध्यापक थे। उन्हें समाजशास्त्र का अविभाज्य भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना सी राइट क्या है? पावर इलिट है, याद रखिएगा। किसकी? सी राइट मिल्स की। समझ में आ गया? 15 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? जो जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत है, इससे क्या तात्पर्य, इसका आंसर आपको आंसर देना है। इसका तात्पर्य के बारे में बताना है। आंसर देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से, जो जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है एवं प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या, प्रत्येक जो समाज है, प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि का एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। निश्चित स्वरूप जो है इसका अनुसरण करता है, इसी को हम जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहे तो प्यारे विद्यार्थी आप लोग लिख सकते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, लेकिन लंबा दिख रहा है इससे कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो भी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी तैयारी नहीं की है, अभी तक क्या है सोशियोलॉजी को देखा भी नहीं है, तो आज का ये पूरा वीडियो देख ले, सारे प्रश्नों को तैयार कर लें, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? 7 मार्च को पेपर देने जाएंगे आप, और यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, शर्त यही है कि कोई भी प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं, सारे चुनिंदा प्रश्न हैं, तैयार करके जाना है। तो 16 नंबर भी प्रश्न हमारे ने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ कि समाज को परिभाषित कीजिए। समाज को तो कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है। समाज का छोटा सा एक प्रकार से परिभाषा है कि समाज सामाजिक संबंधों का वह जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का वह जाल है, उस जाल को समाज कहते हैं। समझ में आ गया? ये एक प्रकार से परिभाषा होता है, लेकिन क्या हमें समाजशास्त्री के अनुसार बताना है ना, मेकाइवर एवं पेज के अनुसार। देखिए समाज का परिभाषा मेकाइवर एवं पेज के अनुसार, समाज चलनों व प्रणालियों, सत्ता व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों के भागों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों व स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है समाज। ये समाज का परिभाषा है। समाज को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर हमने दे दिया है। यहाँ पर देखिए मेकाइवर पेज के अनुसार, समाज चलनों व प्रणालियों, सत्ता व पारस्परिक सहयोग के अनेक समूहों व भागों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों व स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है समाज। 17 नंबर जो प्रश्न था इसका भी हमने आंसर दे दिया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप वीडियो को रोक कर भी लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो आप दिमाग में अपने फीड कर लीजिए। आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बाद में आप पेपर देने जाएंगे और मान लीजिए कि क्या है आपका, मान लीजिए प्रश्न आपको नहीं आता और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या है इधर उधर ताकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको आंसर क्या है मैंने बता रखा हो, आपने कहा सोचेंगे कि सर ने तो ये क्वेश्चन बताया था लेकिन हमने क्या तैयार ही नहीं किया, तब वहाँ पर आप क्या है उसमें 3 नंबर आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा आप ये सोच रहे होंगे कि हमें 3 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं बताइए। जो अनुसूचित जनजाति हैं इनकी 3 विशेषताएं हमें बतानी है। अनुसूचित जनजाति की 3 विशेषताएं, NCERT का ये प्रश्न है, 2023 यानी पिछले साल ही पूछा गया था इस समाजशास्त्र में। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए सामान्य भूभाग। इसमें देखिए
एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। ये सबसे पहला सामान्य भूभाग हो गया। दूसरा है विस्तृत आकार। विस्तृत आकार क्या होता है? एक जनजाति में कई परिवारों, जो एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है। गोत्र तो आप समझते होंगे, हमने काफ़ी बार बताया है। तो गोत्र का संकलन होता है, ये विस्तृत आकार हो गया। ये अनुसूचित क्या जाति में, चाहे एसटी हो या एससी हो, कोई भी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाता है? एससी एसटी वालों को। तो विस्तृत आकार, वंश और गोत्र का संकलन होता है। तीसरा है सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में क्या है कि एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के, अपने जो विचार हैं इसका एक आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जनजाति का अपने एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में 18 प्रकार की लैंग्वेजेस चलती हैं, 18 प्रकार की भाषा बोली जाती हैं। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में हिंदी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। नॉर्थ में जो हमारा हिंदी है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन जो साउथ इंडिया है उसमें कई सारे लैंग्वेज है, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, उसके बाद में क्या है कन्नड़, ये कई सारे लैंग्वेज है साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में हिंदी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आप लोगों को भी पता होगा। काफ़ी विद्यार्थी हमारे हिंदी के हैं और मिनिमम क्या है, मिनिमम आपका बहुत ही कम नहीं होंगे। क्या है, यूपी बोर्ड की मैं तैयारी कराता हूँ तो क्या है हिंदी के ही सारे विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। समझ में आ गया? कोई क्या है एक प्रकार से कोई कन्नड़ और तमिल का तो आएगा नहीं पढ़ने, क्योंकि उसका सिलेबस चेंज होगा। यूपी बोर्ड का अलग है। समझ में आ गया? तो यूपी बोर्ड के हमारे विद्यार्थी हैं, तो यही बताया गया है। ये 3 प्रकार की जनजाति की विशेषताएँ हैं, ये 3 प्रकार का आप लिख दीजिएगा। आपका 3 नंबर बिल्कुल फिक्स है। क्या है? सामान्य भूभाग, विस्तृत आकार और सामान्य भाषा। 18 का सी राइट आंसर, 18 का राइट आंसर है। तो 18 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। और हमारे क्या है, जो हमारा बॉडी है यानी एक प्रकार से वॉइस से काफ़ी कुछ निकल जाता है, यानी सही नहीं निकलता है, तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। क्या है, जल्दबाजी में और 1 घंटे का 1.5 घंटे का वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी क्या इसमें मेहनत लगता है। और इसमें क्या एक प्रकार से मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। मेहनत बस आप लोग करते जाइए। और तैयारी में क्या है, मैं कसर नहीं लगाऊंगा, तैयारी आपकी अच्छे से मैं कराऊंगा। समाज शास्त्र की कॉपी कैसे लिखना है, सारी चीज़ें हमने बताया है। कैसे पेपर आएगा वो भी वीडियो हमने बना रखा हूँ, तो आप जाकर वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ग से आप क्या समझते हैं? एक आपका वर्ग आधारित उद्योग भी आता है, तो वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि वर्ग से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, आंसर देखिए। वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। वर्ग का मुख्य आधार आर्थिक है। वर्ग का जो मुख्य आधार है वो आर्थिक है। व्यक्ति अपनी योग्यता, शिक्षा ज्ञान आदि के द्वारा वर्ग में अपनी स्थिति को उच्च कर सकता है। वर्ग में अपनी स्थिति को क्या है, उच्च कर सकता है। वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या है, वर्ग को जाना जाता है। एक आपका निम्न वर्ग, दूसरा आपका हो गया मध्यम वर्ग, तीसरा तथा क्या उच्च वर्ग। ये 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, भागों में बांटा गया, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। यही प्रश्न आपका दीर्घ या लघु में पूछा जाता है, तब इसके बारे में आपको आंसर देना पड़ता है। दीर्घ में जब पूछ लिया जाता कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो ये वर्ग अर्जित परिस्थिति पर आधारित होता है। इसके 3 प्रकार हैं, ये हमने बता दिया, निम्न, मध्यम, उच्च। समझ में आ गया वर्ग। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है, हुंडी की उपयोगिता थी। हुंडी की क्या उपयोगिता थी, ये आपको बताना है। हमने काफ़ी बार अपनी समाज शास्त्र की वीडियोज में बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहना गलत नहीं है, क्योंकि यही सब प्रश्न आएगा। हुंडी से आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर, हुंडी या विनिमय का बिल ब्रैकेट में देखिए, जो कि एक कर्ज पत्र की तरह था। विनिमय और कर्ज का एक महत्वपूर्ण साधन थी। इसे व्यापारी लंबी दूरी के व्यापार में इस्तेमाल करते थे। हुंडी दूसरे कोने में व्यापार द्वारा स्वीकार किया जाता था। जैसा कि अब हमारे यहाँ पर क्या है, तेल लिया जाता है दूसरे देश से, ईरान, इराक से या रूस से, तो वहाँ पर क्या है, डॉलर में हमें पेमेंट करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो एक प्रकार से प्रचलित जो पैसा है वो डॉलर ही है। डॉलर सबसे ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू क्या है, बाकी सारे जो करेंसी है, बाकी सारे जो रुपीज़ हैं। हमारे इंडिया में क्या है, अब इंडिया में क्या है, पैसे की जो वैल्यू है $1 की लगभग $82
₹82 है, यानी $1 की जो कीमत है ₹82 है इंडिया में। तो हुंडी क्या है, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे पुराने ज़माने के, तो हुंडी का दूसरे कोने में देखिए व्यापार के समय ये हुंडी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था कि इस व्यापारी यानी जो लंबी दूरी होती थी व्यापारी हुंडी का उपयोग करते थे, व्यापार में इस्तेमाल करते थे। हुंडी दूसरे कोने में व्यापारी द्वारा जो है स्वीकार कर लिया जाता था, यानी एक कोने से दूसरे कोने पर जो व्यापारी होता था वो हुंडी का ही प्रयोग करता था। समझ में आ गया। तो 20 नंबर जो प्रश्न था इसका आंसर हमने दे दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। जो सामाजिक स्तरीकरण है इसकी कुछ विशेषताएं हमें बतानी है। तो आंसर देखिए, कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं, जैसा कि हमने बताया ये आपको लिखना जरूरी है, तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला है सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच, जो सामाजिक स्तरीकरण है ये व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है। प्रकार ही नहीं बल्कि समाज की एक विशिष्टता है सामाजिक स्तरीकरण। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तीसरा है सामाजिक यहाँ पर देखा स्तरीकरण का विश्वास या विचारधारा द्वारा क्या समर्थन मिलता है। विचारधारा यानी विश्वास या विचार द्वारा क्या समर्थन मिलता है। ये सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं हमने 3 प्रकार की बताए हैं। इतना ही आप बता दीजिएगा, 3 नंबर दे दिया जाएगा। समझ में आ गया। कॉपी कैसा लिखना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, आज जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है। आज जाति और जो आर्थिक असमानता के बीच संबंध क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अधिकर्मित जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। प्रत्येक जो जात होता है इसका एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। उच्च जातियों की आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी होती है। जो उच्च जाति की आर्थिक अवस्था है ये बहुत अच्छी होती है, जबकि निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। यानी जबकि जो आर्थिक जाति की निम्न स्थिति है ये क्या खराब होती है। ऊंची व नीची जातियों के गरीब और संपन्न तबकों के अनुपात में जमीन आसमान का अंतर होता है। अनुपात में क्या है, जो जमीन आसमान का अंतर होता है, ये आप समझ सकते हैं। इसका जमीन आसमान का अंतर होता है, यही जाति आर्थिक असमानता के बीच संबंध है। यानी आज जाति और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है इसको बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर, वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं। तो ये 22 नंबर जो प्रश्न था इसका भी हमने आंसर दे दिया है। अगला प्रश्न देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 23 नंबर प्रश्न है सूचना का अधिकार RTI, यानी RTI का मतलब क्या हो गया, सूचना का अधिकार। देखिए राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाँ, सूचना का अधिकार इसका जो फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब पारित हुआ। ये फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है कि RTI का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका आप फुल फॉर्म बताइए। तो यही इसका अर्थ होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अधिनियम कब पारित हुआ, इसका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर देखिए 15 जून 2005 को पारित हुआ था, ये पारित हुआ तथा 13 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। ये कानून भारतीयों को सरकारी अधिलेखों तक पहुंचने का अधिकार देता है। सरकारी अधिलेखों तक पहुंचने का अधिकार कौन देता है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हमारा 23 नंबर प्रश्न था इसको भी हमने बता दिया है। इस वीडियो में हमने सिर्फ 23 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक से लिया गया प्रश्न है। तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। 23 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बताया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया। ये देख सकते हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। पूरे प्रश्न का सहित हमने उत्तर भी बताया है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आप ढूंढते रह जाइए, कहीं नहीं मिलेगा जो आपको क्या है प्रश्न सहित उत्तर बताए, वो भी कॉपी पर लिख कर। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया कि कितने शब्दों में लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें हमने बता दिया है। इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं
और इस बार 2024 में समाजशास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर हम आपको बताने वाले हैं जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए समाजशास्त्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समाजशास्त्र के पेपर में पूछा जाएगा। 7 मार्च 2024 को 100% पक्का आएगा ये सारे प्रश्न जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना 36 नंबर जो पक्का कर लीजिए समाजशास्त्र में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्न का हम उत्तर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है समाजशास्त्र में, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया इसके बारे में आपको बताना है। इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन से थे, जो इस समिति के यहाँ पर देखिए विचाराधीन हो जाए, विचाराधीन क्षेत्र कौन से थे इसके बारे में आपको बताना है। पहला प्रश्न है। और देखिए इसका जो शब्द सीमा होता है बोर्ड एग्जाम में, ये भी मैं बता दूं, 50 शब्दों में एक प्रश्न का इसका उत्तर देना होता है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए आंसर कैसे लिखना है कॉपी में बोर्ड एग्जाम में। राष्ट्रीय योजना समिति ब्रैकेट में देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन सन 1938 में किया गया। सन 1938 में किया गया। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक के.टी. शाह थे। इस समिति के जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक के.टी. शाह थे। इस समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। सन 1939 से समिति ने अपना कार्य आरंभ किया। विचाराधीन क्षेत्र निम्नलिखित हैं, यानी जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इस समिति के विचाराधीन क्षेत्रों के नाम बताना है। तो ये देखिए सबसे पहला है वित्त और विनिमय। यहाँ पर देखिए वित्त और विनिमय सबसे पहला ये विचाराधीन का क्षेत्र है। दूसरा है उद्योग और उत्पादन का द्वितीय साधन। तीसरा है शिक्षा सामान और तकनीकी। चौथा है नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। नियोजित जो अर्थव्यवस्था है इसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो ये जो आपका प्रश्न पूछा गया था, पहला प्रश्न कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया, इस समिति के विचाराधीन क्षेत्र कौन कौन से थे, तो हमने बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर आपके लिए समझना ज़्यादा जरूरी है और इसका आंसर आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया कि भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है 2020, 2022 और 23, यानी पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी थी? एम.एन. श्रीनिवास ने। ये डेट आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं। विभिन्न पहलू आते हैं जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार, मूल्य जो पश्चिमीकरण है इसके विभिन्न प्रकार रहे हैं। एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब, यहाँ पर देखिए, एक प्रकार के पश्चिमीकरण का मतलब उस पश्चिमी उप सांस्कृतिक, यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया है जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए हैं। जो प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय समाज में पश्चिमीकरण का प्रभाव क्या है, इस तरह से इसका आपको आंसर देना है। देख सकते हैं आंसर मैंने दे दिया है कि भारतीय समाज में पश्चिमीकरण का प्रभाव क्या है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण ये विभिन्न प्रकार के रहे हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ये कुछ इसका एक प्रकार से परिभाषा, इसका प्रभाव है। आप 50 शब्दों से ऊपर लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप लिखिएगा कि 50 शब्दों से लिखें, और ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि अब आपका मन कर रहा है कि 150 शब्दों में लिखने का, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये देखिए कि टाइम आपका किस तरह से है। टाइम को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा क्योंकि आपको सारे प्रश्न का उत्तर देना। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि सारे प्रश्न का आपको उत्तर देना है। सारे प्रश्न का उत्तर देंगे तभी जाकर आपका 100 नंबर का मार्क्स कंप्लीट होगा। उसमें कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, कुछ आपको कॉपी के नंबर किस लिखावट पर काटे जाएंगे।
तो वो सारी चीज़ें आप चाहते हैं कि क्या कॉपी पर ना कटे, यानी कॉपी के जो लिखावट पर है वो कटे ना, तो वो वीडियो जाकर आप हमारा देख सकते हैं कि कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, हमने उसमें जानकारी दी हुई है। तो ये जो दूसरा प्रश्न था इसको भी हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 30 नंबर। तीन नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए। देखिए पानी वानी पी लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है, महामैराथन है, तो पानी वानी पीकर आराम से कॉपी लिखिएगा आप, और मैं भी पानी पी लूँ। देखिए ग्राम पंचायत के 4 दायित्व बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत के 4 दायित्व के बारे में बताना है। आंसर देखिए, संविधान के अनुसार पंचायत को क्या स्वशासन की संस्थाओं के रूप में, संविधान के अनुसार पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए, शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए। सबसे पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, जो आर्थिक विकास है इसके लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना। दूसरा है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम बनाना। तीसरा है शुल्क यात्री का, यहाँ पर देखिए शुल्क यात्री, कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। चौथा है सहकारी उत्तरदायित्व, सहकारी, यहाँ पर देखिए सहकारी उत्तरदायित्व के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय बनाना। ये ग्राम पंचायत के 4 दायित्व हैं। उसके बाद में देखिए अगला चौथा प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। यानी जो हरित क्रांति है इसका आपको अर्थ बताना है, सबसे पहले परिभाषा देना है, और उसमें जो पढ़ने वाले समाज में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम परिभाषा की ओर बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरीय में भी हरित क्रांति का परिभाषा पूछा जाता है। आंसर देखिए, हरित क्रांति द्वारा 1960 और 70 के दशकों में उन क्षेत्रों में जहां ये प्रभावशाली रही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी। आर्थिक जो सहायता यहाँ पर देखिए, आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी। हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से में चली। अब ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का फायदा या हरित क्रांति सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित रही, तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। बहुविकल्पीय में पूछा जाए तो पंजाब पर आप टिक लगा दीजिएगा, उसका राइट आंसर वही हो जाएगा। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसका हमने परिभाषा दे दिया। अब इसके प्रभाव के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। प्रभाव ये है, हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में, जो हरित क्रांति है इसके अधिकांश क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम, यहाँ पर देखिए मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही तकनीक का लाभ उठा सके हैं, क्योंकि इसमें किए जाने वाला निवेश महंगा था। संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खाद्यों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित था। यानी ये जो प्रभाव, इसका जो लाभ है भैया, बड़े किसान ही उठा सकें। यहाँ पर देखिए बड़े जो तकनीक है हरित क्रांति का, इसमें देखिए हरित क्रांति की तकनीक, बड़े ही तकनीक का लाभ उठा सके हैं यानी बड़े किसान, क्योंकि इसमें किए जाने वाला निवेश यानी महंगा था। यानी जो निवेश है वो महंगा था, जैसे संकर बीजों का उपयोग करना, कीटनाशकों, खाद्यों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित था। समझ में आ गया। तो इसका क्या परिभाषा पूछा गया था, ये देखिए इसका परिभाषा और इसका प्रभाव पूछा गया था, दोनों हमने बता दिया है। इस तरह से आप लिखिएगा कॉपी में, 50 शब्दों में भी होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी वर्ड भी क्या आता है, कभी कभी थोड़ा बड़े में भी हमें आंसर देना पड़ जाता है। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था की विशिष्ट लक्षण क्या है। एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था की विशिष्ट लक्षण क्या है, इस पर आपको चर्चा करना है, इस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए आंसर, एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण निम्नवत हैं, यानी कुछ इस प्रकार से निम्नवत हैं, ये आप जरूर लिखिएगा। सबसे पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने जुलाई 1991 में, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है जुलाई 1991 में अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश और क्षेत्र वित्तीय वित्तीयों पर क्या एक प्रकार से प्रभाव रहा। यहाँ पर देखिए और है क्षेत्र वित्तीय संस्थाएं, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक आदि में सुधारों की एक लंबी श्रृंखला देखी है।
आदि में एक क्या है, सुधारों की एक लंबी श्रृंखला देखिए। दूसरा है भूमंडलीकरण से अभिप्राय विश्व के लोगों क्षेत्रों तथा यहाँ पर देखिए विश्व के लोगों क्षेत्रों तथा देशों के मध्य वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के विकास से है, सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के विकास से है। तीसरा है उदारीकरण की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। IMF इंटरनेशनल मनी फंड, जिससे कर्जा लिया जाता है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा कर्जा इसी से लेता है। तो देखिए उदारीकरण की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड कोष, IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेना यानी कर्जा लेना भी शामिल है। किससे? एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था से। तो जो प्रश्न आपका 5वां पूछा गया था, इसका भी हमने आंसर दे दिया है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपाय का सुझाव दीजिए। दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु क्या है, उपायों का सुझाव दीजिए। NCERT का प्रश्न है, 2023 में पूछा गया था। इसका भी आपको आंसर देना है। आंसर देखिए कैसे है। दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपायों का सुझाव निम्न प्रकार से है, यानी जो उपाय हैं इसके सुझाव निम्नलिखित प्रकार से हैं या निम्न प्रकार से हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको देना है। तो देखिए दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपाय निम्न प्रकार से। सबसे पहला है स्त्री शिक्षा। सबसे पहला है स्त्री शिक्षा। देखिए स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए ताकि वे पढ़ लिख कर क्या है, स्वयं कमाने लगे। यानी स्त्री शिक्षा का वो प्रसार किया जाए जिसमें क्या है, वो पढ़ लिख कर ना कि दूसरों के ऊपर निर्भर ना होकर अपने ऊपर निर्भर रहें और अपना जो कमाई करें, अपना एक प्रकार से खर्चा करें, अपना स्वयं कमाएं, पढ़ लिख कर दूसरों के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े। ये स्त्री शिक्षा है। दूसरा है जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, यानी जीवन साथी की चुनाव की स्वतंत्रता, नाम से पता चल रहा है कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं। देखिए लड़के व लड़कियों को अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर स्वतः ही दहेज प्रथा क्या है, स्वतः ही दहेज प्रथा रुक जाएगी या समाप्त हो सकती है। समझ में आ गया। तीसरा है प्रेम विवाह। प्रेम विवाह में क्या है, प्रेम विवाह की स्वीकृत होने पर, यहाँ पर देखिए प्रेम विवाह की स्वीकृत होने पर भी दहेज की समस्या समाप्त हो सकती है। प्रेम विवाह यानी कोई भी अपना जीवन साथी चुन सकता है, अपनी मर्जी से विवाह कर सकता है, तो उसको प्रेम विवाह कहा जाता है। प्रेम विवाह को आपको मतलब है प्यार मोहब्बत वाला। समझ में आ गया। चौथा है दहेज विरोधी कानून। दहेज विरोधी कानून का सख्त पालन हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए कठोर कानूनों का निर्माण किया जाए एवं दहेज मांगने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। दहेज देने वालों को सजा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा जो मांग रहे हैं, यानी जो मांग रहे कि भैया हमें इतना पैसे चाहिए, इतना दहेज हमें चाहिए, तब हम शादी करेंगे लड़की से, तो उसके ऊपर क्या है, कड़ी से कड़ी कानून लागू हुआ। और 5वां है अंतरजातीय विवाह। 6 है लड़कों, यहाँ पर देखिए लड़कों को यहाँ पर देखिए स्वावलंबी बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, ये भी है। तो यानी इसमें से क्या है, हमने 4 प्रकार के बताए हैं। दहेज निरोधी कानून, प्रेम विवाह, जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसका आंसर आप इतने में ही लिख दीजिएगा, एग्जामिनर संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि भैया एग्जामिनर क्या है, वो देखता है कि आपने आंसर कैसे लिखा है। हमने तरीका बताया है समाजशास्त्र की कॉपी वाली वीडियो में कि कैसे लिखना है, जाकर आप जरूर देखिएगा। और यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत लकी इंसान हैं, आप बहुत लकी इंसान है जो आप अपनी तैयारी को लेकर, अपनी समाजशास्त्र की तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो हमारी नई वीडियो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और आप इसको क्या देख पाए, कोई भी जानकारी आपके पास मिस ना हो। तो 6 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए 7वां प्रश्न है, जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। जो जनसांख्यिकी का अध्ययन है ये समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 2 विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ साथ घटित हुई। 2 विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं लगभग क्या है, साथ साथ घटित हुई। एक राजनीतिक संगठन के प्रमुख रूप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना और दूसरी आंकड़ों से संबंधित आधुनिक विज्ञान सांख्यिकी की शुरुआत आगे चलकर क्या है, यहाँ पर देखिए
शुरुआत आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। उदाहरण के रूप में समझते हैं क्या है। उसने जन स्वास्थ्य प्रबंध के प्रारंभिक रूपों के विकास में, आरक्षी यानी पुलिस और कानून व्यवस्था के अनुपालन में, कृषि तथा उद्योग संबंधी आर्थिक नीतियों में कराधान और दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया। कराधान और दिलचस्पी लेना क्या है, प्रारंभ कर दिया। ये जनसांख्यिकी का अध्ययन समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो माना जाता किस तरह से है, ये पूरा जो हमारा प्रश्न था हमने बता दिया। 7 नंबर प्रश्न, इसको देख सकते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है। 8वां प्रश्न देखिए, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो सामाजिक नियंत्रण है इसमें जो राज्य की भूमिका है, इसके पर आपको क्या है, विवेचना करना है। नियंत्रण की विवेचना आपको करना है। आंसर देखिए क्या है। थोड़ा आपको राइटिंग अजीब लग रहा होगा तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, आप समझिएगा। देखिए, राज्य समाज का एक कारक है। राज्य समाज का एक कारक है जो सामाजिक गतिविधियों की राजनीतिक पहलू से संबंधित सामाजिक कल्याण को बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए, बढ़ाता है। सिद्धांतवादी राज्य को सभी राजनीतिक गतिविधियों की यहाँ पर देखिए समग्रता कहते हैं, जो किसी समाज में व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ये क्या हो गया, सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव। इसके बारे में थोड़ा और है। राज्य कानून बनाता है। राज्य कानून बनाता है। कानून का जन्म दीर्घकालीन प्रथाओं और लोकाचार से हुआ। कानून सरकार द्वारा समाज के लिए, कानून जो सरकार द्वारा, यहाँ पर देखिए, सरकार द्वारा समाज के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह होता है, जिनकी न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है। कानून की व्याख्या उस वस्तु के रूप में की गई जो सत्ता को क्या है, संगठित और संश्लेषित करती है तथा उससे संस्कृति के अभिलक्षण संस्कृति के अभिरक्षण व विकास हेतु प्रभावी बनाती है। अभिरक्षण एवं विकास हेतु क्या है, प्रभावी बनाती है। ये जो प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका की विवेचना कीजिए, तो इसी तरीके से आपको विवेचना करना है और इसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसकी बाजार की भूमिका का वर्णन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें इस वीडियो में जितने भी बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं और सारे चुनिंदा प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं बार बार। तो इसको आपको तैयार करके जाना है और इम्पॉर्टेंट है, तो तभी मैं लेकर आया हूँ। फालतू क्वेश्चन भी, जैसा कि मैंने बता रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन में कभी नहीं लेकर आता। जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भैया अब इम्पॉर्टेंट की ही तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सिलेबस का टाइम जा चुका है। आंसर देखिए, सामाजिक संदर्भ तथा सामाजिक वातावरण पर आधारित होता है। इसे एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कहा जा सकता है। इसे एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कहा जा सकता है जिसमें विशेष प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं संपन्न होती हैं। अनियतकालीन बाजार सामाजिक तथा आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। यह आसपास के गांवों को अवसर प्रदान करता है। ये जो आसपास के गांवों को क्या है, अवसर प्रदान करता है, जो अपनी वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें। इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बाजार की भूमिका का वर्णन किया गया है। तो इतना आप आंसर दे दीजिएगा, इसका आपको 6 नंबर दे दिया जाएगा। 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 36 नंबर कन्फर्म हो जाता है। तो इसमें सिर्फ हमने 9 ही प्रश्न बताए हैं। वैसे आपका और भी मैंने प्रश्न बता रखा हूँ कुछ वीडियोज़ में, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाला आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार कराया है। यदि आपने वो नहीं तैयार किया है तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाए रखी हैं और हर एक सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिससे आपकी जो तैयारी है आपकी अच्छे से हो पाएगी। जो भी सब्जेक्ट का आप तैयारी करना चाहते हैं, आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अभी तक हमने जो भी तैयारी कराई है वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। पूरे 9 प्रश्न थे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था,
प्रश्न सहित उत्तर हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, और भी प्रश्न आपको चाहिए तो मैं लघु उत्तरीय का ला दूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो पूरी किताब के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपका 100% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। टॉपर बनना है आपको समाज शास्त्र में, तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि पूरे बुक का हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें क्या टॉपर बनना है सोशियोलॉजी में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, ये क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का एक प्रश्न होता है, समझ में आ गया। आपका 8 नंबर का एक प्रश्न होगा और ये 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 24 नंबर यदि आपको कंफर्म करना है, तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण जो है क्या प्रश्न को जानना होगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि नगरीकरण क्या है, नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। जो आपका नगरीकरण है ये किसे कहते हैं, इसके जो गुण एवं दोष है इसकी व्याख्या कीजिए तथा इसके दोषों को दूर करने के क्या है उपाय सुझाइए या उपाय बताइए, ऐसे भी आपका पूछा जा सकता है। तो इसको आपको तैयार करना है। ये आपका जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था, 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया। यहाँ पर गलती से 33 हो चुका है, लेकिन ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी क्या है पूछा गया था। तो तैयार कर लेंगे स्टूडेंट, तो आप ही के लिए बेटर होगा, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम ऐसे क्वेश्चंस आपको बताएंगे जिससे क्या है आपका 24 नंबर बहुत ही आराम से पक्का हो जाएगा। बस इन सभी प्रश्न का आप उत्तर तैयार कर लीजिए। तो आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है। भारतीय समाज पर इसके जो प्रभाव है, सबसे पहले इसका क्या है आपको परिभाषा देना है कि इसका परिभाषा होता क्या है। आधुनिकीकरण के बारे में हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिया है, वीडियो बना दिया है, इसका नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, प्रश्न सहित उत्तर है। उसके बाद में क्या है भारतीय समाज पर इसके प्रभाव, यानी जो हमारा भारतीय समाज है इस पर जो प्रभाव है इसका हमें क्या मूल्यांकन करना है। इस प्रकार से इसका पूरा डिटेल में इसका आंसर देना होगा, तो इसके बारे में है। और इस वीडियो में जितने भी बताए गए मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसका यदि आपको आंसर चाहिए तो आंसर कहाँ मिलेगा, आपके क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, आपकी बुक में मिलेगा। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया, तो क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर मिलेगा। यदि आप आंसर क्या है ढूंढना नहीं चाहते तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपका क्या है ट्रिक कह लीजिए, सिंपल सा कुछ भी कह लीजिए। सिंपल सा आपका यूट्यूब पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, जैसा कि आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में सर्च करने के बाद में आपको बाई, देखिए इस तरह से आपको क्या बाई लगाने के बाद में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, शिवम स्टडी, क्या लिख दीजिएगा स्टूडेंट, शिवम स्टडी नॉलेज। जो भी आपको वीडियो देखेगा उस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, समझ में आ गया। नहीं तो सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन बैंक में, इसमें हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल है, तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, पंचायती, यहाँ पर देखिए पंचायती राज द्वारा, राज्य व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके द्वारा जो ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का क्या है आपको वर्णन करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 यानी पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। आप जाकर पेपर उठाकर देख सकते हैं सोशियोलॉजी का, समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो क्या है आपका 24 नंबर कंफर्म रहेगा। और 24 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या है एक प्रकार से 100 नंबर का पूर्णांक होता है, तो 24 नंबर आपका जब आप निकाल देंगे तो आपका क्या है 76%, क्या है 76 नंबर होगा, तो उसमें क्या आपका कुछ परसेंटेज बनेगा नहीं। तो 24 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या है कहते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना ज़्यादा छोटा है। पूछा क्या गया है कि वैश्वीकरण का जो भारतीय समाज है इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें डिटेल में इसका आंसर देना है, समझ में आ गया स्टूडेंट। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था। यहाँ पर आप डेट नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये जो पूछा गया था और ये पूछा भी जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 2018, फिर 2019, फिर 2020, यहाँ पर एक साल का गैप है, 2021 में नहीं पूछा गया था, 2023 में नहीं। तो इस बार क्या है 2024 में भी काफ़ी चांसेस है इसके आने के, तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर क्या है ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है भैया, समझ में आ गया।
तैयार कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। काफ़ी विद्यार्थी इस वीडियो के लिए कमेंट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है और क्वेश्चन बैंक से ही ज़्यादातर आते हैं, तो हमने बना दिया है। और वैसे भी आपको वीडियो चाहिए और इम्पॉर्टेंट वीडियो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देखना है, पार्ट 1 टॉपिक वीडियो, पार्ट 2। इसके लिए आपको क्या है, ज़बरदस्त मेहनत करना है। और सारे जो भी क्या कमज़ोर स्टूडेंट है और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और जिनको सिर्फ पास होना है, उनके लिए क्या है ट्रिक, उसके लिए है कि वो क्या करेंगे, क्या कि वो आप जाएंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का हर एक सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको सारे 3 टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अति लघु, उत्तरीय प्रश्न, लघु और दीर्घ। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाले वीडियो में मिल जाएगा, जो आप तैयार कर लेंगे, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे और अच्छे परसेंटेज लेकर आएंगे। समझ में आ गया, तो तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए पांचवा क्या है आपका क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में, देखिए भारत के स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकीकरण का, जो आपका औद्योगिकीकरण है, इसका वर्णन कीजिए। 1982 में बम्बई टेक्सटाइल, जो आपका बम्बई टेक्सटाइल है, मिल की प्रसिद्ध हड़ताल, जो आपका मिल का इसका क्या है, प्रसिद्ध हड़ताल का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसके संक्षिप्त वर्णन के बारे में इसका पूरा आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2019 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, 2022 और पिछले साल भी क्या है पूछा गया था स्टूडेंट। तो इस साल भी काफ़ी चांसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार पूछा गया है, तो इस बार भी आने की काफ़ी चांसेस है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हालांकि थोड़ा आपको क्वेश्चन क्या है, लंबा दिख रहा होगा, एक प्रकार से बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको क्या है, इसका आंसर आप देखेंगे, जब आप पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर 1-2 लाइन का होगा। यहाँ पर हमने 3 लाइन को लिखा है, लेकिन वहाँ पर आपका क्या है 1-2 लाइन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भैया 8 नंबर का है, पहले 10 नंबर का होता था, अब 8 नंबर का है, तो तैयारी में आपको लगना पड़ेगा। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले क्या है लिख लीजिए, लिख लेंगे तभी आपका क्या है सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भूमंडलीकरण ने संस्कृति को बहुत से, यहाँ पर देखिए भूमंडलीकरण ने संस्कृति को बहुत से तरीकों द्वारा क्या है प्रभावित किया है, बहुत से क्या है तरीकों द्वारा प्रभावित किया है, विस्तार से समझाइए। यानी जो भूमंडलीकरण है इसने क्या संस्कृति को बहुत से तरीकों से प्रभावित किया है, इसका बारे में इसको क्या है डिटेल में विस्तार से आपको समझाना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2023, यानी पिछले साल पूछा गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2-2 बार क्या है, आप बता रहे हैं कि 2023 में पूछा गया, तो कितने क्वेश्चन 2023 में? तो भैया मैं बता दूं आपको 6 क्वेश्चन आपका होता है विस्तृत उत्तरीय में। तो ये नहीं कि 6 क्वेश्चन का आपको करना आपको 3 क्वेश्चन है, लेकिन क्या है अथवा लगा होता है। जैसा कि आपको पता होगा, आप हमारे होशियार स्टूडेंट हो, समझ में आ गया, लेजेंड स्टूडेंट हो, एक प्रकार से इंटेलिजेंट भी स्टूडेंट हो आप। तो पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट समझिए। क्या है पढ़ाई करने का एक क्या है स्मार्ट तरीका भी होता है, एक नॉर्मल तरीका भी होता है। एक प्रकार से जो स्मार्ट तरीका फॉलो करते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं, और जो क्या है हार्ड वर्क करते हैं वो भी ग्रो होते हैं, लेकिन एक प्रकार से प्रेशर बना होता है, प्रेशर बनता है माइंड पर कि हमें ये क्वेश्चंस तैयार करना है, हमें इतने परसेंट लेकर आना है। लेकिन आप क्या स्टडी का एक रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, और उसी से हिसाब से पढ़ाई कीजिए, स्मार्ट तरीका ढूंढिए। समझ में आ गया, तो उसी से पढ़ाई कीजिए, सारा कॉन्सेप्ट है। 2023 वाला जी आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है कि पिछले साल पूछा गया था, हर साल पूछा जा रहा है, तो अथवा लगकर बाबू पूछा जाता है। समझ में आ गया। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट को हमारी जो बाबू और ये वाला वर्ड क्या है अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि क्या है एक प्रकार से आप हमारे भाई बहन, एक प्रकार से आप हमारी स्टूडेंट्स ही हो, तो सारे तैयार करना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, और आपकी जो तैयारी है सोशियोलॉजी की अच्छे से करानी है। समझ में आ गया। तो 7वां जो क्वेश्चन है, टेलीविज़न के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा का प्रकाश डालिए। जो टेलीविज़न के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों की क्या है रूपरेखा पर आपको प्रकाश डालना है। इसका आंसर देना है, ये नहीं कि फ़नी वे में आपको लिखकर इसका, हमने क्या है पेपर देखा था कि उसमें क्या है बच्चे ने क्या किया है कि क्वेश्चंस लिख दिया, उसके बाद में उसका टॉर्च वाला बना दिया है। तो ये सब सीन बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा कि बोर्ड एग्जाम में मत करना ये गलतियाँ, तो जाकर वो क्या है गलतियाँ वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2020 में क्वेश्चन जो है पूछा गया था। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कृषक एवं नव किसान आंदोलन का मध्य अंतर बताइए। अब देखिए क्वेश्चंस क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है,
8वां कि कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है कि भैया कृषक क्या है और नव किसान क्या है। तो इनमें आपको डिफरेंस बताना है। तो इसमें क्या है, अथवा लगकर भी पूछा जा सकता है कि कृषक समाज से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लिखिए, तो अथवा में पूछा जाएगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा एक ही होगा। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर घुमा फिरा देता है, लेकिन वहां पर क्या है, आपको घूमना फिरना नहीं है, आपको सीधा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इससे रिलेटेड जो भी आए, कृषक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए कि हाँ लगे कि ये क्या है, अथवा लगकर लगा है, तो उसका आंसर आप लिख दीजिए, वहां पर संकोच मत कीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयारी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए। क्या है, भारत में जो जनसंख्या नीति है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके जियोग्राफी हो गया, ये आपका से क्या है सिविक्स हो गया, ये आपका सिविक्स में क्या है हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी और जियोग्राफी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, और उसमें भी पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र में। तो ये सारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हालांकि क्या है जियोग्राफी और सोशियोलॉजी में ही पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में क्या है आंसर, आप क्या इसको एक बार पढ़ लिए होंगे चाहे जियोग्राफी में या किसी भी में, तो इसका आंसर आप बनाकर भी लिख सकते हैं बाबू। क्या है, भारत में जनसंख्या नीति पर क्या है प्रकाश डालिए, बार बार आदत हो गया है। देखिए, भारत में जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालना है आपको। क्या इसका आंसर लिखना है पूरा कि भैया भारत में जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही है, इसके बारे में क्या है, जनसंख्या किस प्रकार से हानि है या लाभ है, इसके बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में पेन लेकर बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर आप ही देने जाएंगे और हम यही हमारा अनुमान है कि भैया आप लोग अच्छे परसेंट लाएं। 95 का किसी का टारगेट होगा, किसी का 99 का टारगेट होगा। तो देखिए भैया टारगेट आपको अचीव करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोच ली कि हमें इतना लाना है और आप रील देख रहे हैं, क्या शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसके बाद में व्हाट्सअप में लगे, तो बाबू आप क्या ये समय छोड़ दीजिए, क्योंकि एक आपका महीना है। ये नहीं कि आप छोड़िए मत, लेकिन कम कीजिए। उसके लिए क्या है टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें भैया इतना 50 मिनट हमें क्या है ये चलाना है, उसके बाद में हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए हमें तैयारी करनी है अच्छे से। समझ में आ गया। सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ बातें क्या है हमारी जो ये बोलने वाली बातें हैं कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, तो अच्छी नहीं लगी है तो उसको आप इग्नोर करके आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। समझ में आ गया। तो देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे वर्तमान परिवर्तनों की क्या है व्याख्या करना है आपको। 2023 और 2024 के यानी इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, समझ में आ गया। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आधुनिक बाजार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो आधुनिक बाजार है इसके क्या है जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका आपको क्या है वर्णन करना है, इसके बारे में इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताना है कि भैया ये आधुनिक बाजार होता है, इसकी विशेषताएं ये होती हैं। समझ में आ गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, 2022 में और 2023 में, लगातार 2022 और 23 में पूछा गया था। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ ताकि आपको क्या है क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो कि भैया ये पूछा जा रहा है तो इस बार भी पूछा जाएगा और तैयार कर लेना है। आपने हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा सोशियोलॉजी का, कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। जब वो आप वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। कॉपी लिखने का कई सारे तरीका है, लेकिन मेजरली 2 तरीके होते हैं, एक स्मार्ट तरीका, एक नॉर्मल तरीका। एक टॉपर स्टूडेंट जो तरीका अपनाता है वो स्मार्ट तरीका होता है, जिससे क्या है वो कॉपी भी लिखता है, राइटिंग से लिखता है, उसके बाद लिखने का तरीका भी मालूम होता है, और वो क्या है भैया 100 में से 100 लेकर आता है। समझ में आ गया। 100 में से 100% लेकर आता है। तो वही तरीका हमने बताया हुआ है कॉपी वाली वीडियो में, जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जातीय विषमता को दूर करने के लिए, जातीय जो विषमता है इसको दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए। क्या है जो अपनाई गई कुछ नीतियां हैं इसको आपको वर्णन करना है, यानी इसके बारे में भैया आपको बताना है कि ये जातीय विषमता, जैसा कि आपको पता होगा जो हमारे ग्रामीण समाज में है, और खासकर जो ग्रामीण समाज में है क्या है जाति के ऊपर ज़्यादा वो है कि भैया आप इस जात से हैं, आप दलित जात से हैं, आप क्या ब्राह्मण जात से हैं, आप शूद्र जात से हैं। तो ये क्या है जो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा चल रहा है। तो इसके बारे में इसका आपको जातीय जो विषमता है इसके बारे में दूर करने के, यानी इसके आपको उपाय सुझाना है। तो उपाय के लिए आपको इसका आंसर देना है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए क्या है समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं।
13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है। जो राष्ट्र है इसको परिभाषित करना क्यों कठिन है। आधुनिक समाज में राष्ट्र और राज्य कैसे बंधित हैं। जो आधुनिक समाज है इसमें जो राष्ट्र और राज्य है कैसे क्या है बंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, क्या है एनसीईआरटी का प्रश्न है 2020 और 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके सोशियोलॉजी खासकर समाज शास्त्र के लिए इंपॉर्टेंट है। और आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्ट्स के हम सभी बच्चे की सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। सिर्फ आपको इंग्लिश हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा, हालांकि पिछले साल से मिलने लगेगा। इंग्लिश नहीं मिलेगा, गृह विज्ञान आपको कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगी। हालांकि मैं गृह विज्ञान का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दूंगा, तो इसके बारे में। उसके बाद में कला, जो आपका कला है संस्कृत, ये 4 सब्जेक्ट का आपको वीडियो हमारे चैनल पर नहीं मिलेगा। संस्कृत हालांकि हिंदी में, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि साक्षरताकार पद्धति क्या है, इसके गुणों की क्या है विवेचना करना। जो साक्षरताकार पद्धति है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2023 और 2021 में। यहाँ पर देखिए 2021 और 2023 में क्या है पूछा गया क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है मैटर नहीं करता, बस आप क्वेश्चंस को ढूंढिए। क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं आपके पास, क्या है एक में क्या है, एक में ज़्यादातर आपका 6 या 7 सब्जेक्ट होंगे। कितने होंगे? 6 या 7 सब्जेक्ट नहीं चैप्टर्स होंगे। जैसा कि एक में क्या है खंड, जिसको क्या है सेक्शन ए कहते हैं, उसमें 7 चैप्टर्स हैं। उसके बाद में जो आपका सेक्शन बी है उसमें क्या है 8 चैप्टर है। समझ में आ गया। तो सारे को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 15 नंबर की ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। जो ग्रामीण समाज है इसमें सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखना है। 2020 में पूछा गया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में महिला आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। जो भारत में भैया महिला आंदोलन है इसके जो प्रमुख कारण है इसके बारे में आपको इसका उल्लेख करना है। 2020, 2022 और 2023 में क्या है ये प्रश्न पूछा गया था। तैयार कर लीजिए और लिख लीजिएगा जरूर आप वीडियो को रोककर। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, उपनिवेशवाद के कारण क्या है। जो उपनिवेशवाद है इसके कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए इसके बारे में बताना है। जो जाति व्यवस्था है भैया उपनिवेशवाद के कारण आपको बताना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भी हम ये वाला सिग्नेचर लगाते हैं। समझ में आ गया। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में स्त्री पुरुष के अनुपात में गिरावट के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में स्त्री पुरुष क्या है अनुपात में जो गिरावट हुई है इसके कारणों के बारे में इसका उल्लेख करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ, वीडियो को रोक कर भी आप क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा और क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए। याद कैसे करेंगे हमने उसका भी कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी राइटिंग भी नहीं बैठ रही है तो आपको 2 पेज क्या है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन आप 1 2 4 लाइन क्या है 4 लाइन याद कर लीजिए, फिर क्या है कॉपी में किसी लिख लीजिए, फिर लाइन याद कीजिए, फिर कॉपी में लिख लीजिए। इससे आपका 2 फायदा हो गया, आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, दूसरा आपको क्वेश्चन जल्दी से याद होगा। समझ में आ गया। तो यही बेस्ट मेथड है जिसको हम भी फॉलो करके क्या अच्छे मार्क्स लेकर आए थे और सारा क्वेश्चन हमको क्या याद हो गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं। नातेदारी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए। इसकी श्रेणियों का वर्णन कीजिए। भैया नातेदारी से ये समझते हैं तो नातेदारी के बारे में इसकी श्रेणियों का क्या है वर्णन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हालांकि देखिए क्या पूछा गया है कि पूंजीवाद को एक क्या है सामाजिक, यहाँ पर देखिए पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझाइए और पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। क्या है आपको एक इसका क्या पूंजीवादी व्यवस्था को क्या समझाना है, पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताएं बतानी है। एनसीईआरटी का प्रश्न है आपका 2024 में पूछा जाएगा, इस साल के बोर्ड एग्जाम में भी। समझ में आ गया, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता से आप क्या आशय है, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। जो इसके प्रमुख आयाम है इसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, तैयार कर लीजिएगा। देखिए बाबू वाला वर्ड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। क्या है जो मैं क्या है एक प्रकार से ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर भी यही बोलता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे नहीं क्या है सीनियर होते हैं एक प्रकार से हाई स्कूल इंटरमीडिएट का। तो हालांकि मैं इंटरमीडिएट का पढ़ाता हूँ तो इंटरमीडिएट के ही स्टूडेंट होते हैं, तो उनको क्या है
हम यही कहते हैं, बाबू कहते हैं, उसके बाद में क्या बच्चा कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। तो इस पर आप क्या है गुस्सा मत होइएगा, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो समझ में आ गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को हमने बता दिया है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो को रोक कर भी आप सारे प्रश्न को लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही लोगों के लिए वीडियो हमने बनाया था। काफ़ी विद्यार्थी का कमेंट था हमारे बीच में कि सर वीडियो बनाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर, तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए क्या है डेडिकेटेड था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके लिए कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।